नमस्कार, मैं हूं नरेश बाहरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के परराष्ट्र नीति और संबंध में देखेंगे कि मंडल सिद्धांत और 60 गुणे नीति के अतिरिक्त उन्होंने कौन से 3 महत्वपूर्ण पिलर की बात उन्होंने की है। लास्ट वीडियो में हमने मंडल सिद्धांत और 60 गुणे नीति को समझा था। आज हम इस वीडियो में कौन से 4 उपाय हैं जिनको अपनाने की बात मनु करते हैं। दूत व्यवस्था कैसे महत्वपूर्ण है, क्यों ज़रूरी है, और दूत के क्या गुण होने चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था यानी जो स्पाई होते हैं, उस व्यवस्था के लिए राजा को कैसा सेटअप बनाना चाहिए, गुप्तचर के क्या गुण होने चाहिए, कैसे गुप्त वार्ताएं आयोजित करनी चाहिए, ये हम देखते हैं। सॉरी, अभी ये नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा वक्त लग रहा है। ये है उपाय, यानी वो कौन से 4 उपाय हैं। ये 3 पिलर्स हम इस वीडियो में देखेंगे। वह है उपाय। मनु ने विदेश नीति संचालन के लिए 4 उपाय या साधनों का विधान किया, 4 साधनों का प्रावधान किया। पहला है साम। साम से तात्पर्य है प्रेम प्रदर्शन, सम्मान देकर या समझा बुझाकर। ये 3 चीज़ें हैं, प्रेम का प्रदर्शन करना, रिस्पेक्ट देना या समझाना बुझाना। ऐसा करके दूसरे राजा को अपने पक्ष में करने का प्रयास करना, यह सामान्यतः निर्बल विपक्षी के प्रसंग में ही अपनाई जाती है। यानी साम जब विपक्षी निर्बल है तो उस स्थिति में अपनाई जाती है और उसे ऐसा कर अपने फेवर में, अपने पक्ष में किया जाता है। दाम होता है प्रतिपक्षी को धन संपत्ति या अन्य किसी प्रकार की सहायता देकर उसे अपने पक्ष में करना। भेद का अर्थ है फूट डालना। सबल शत्रु के विरुद्ध यह नीति अपनानी चाहिए। इसके 2 रूप हैं। 2 रूप हैं, सबल शत्रु और उसके मित्रों के बीच में फूट डालना। एक रूप ऐसा है कि अगर ए का शत्रु बी है और वह ताकतवर है ए से भी ज़्यादा, तो कोशिश रहे कि बी और उसके मित्रों के बीच में फूट डाली जाए। दूसरा जो प्रकार है वह है सबल शत्रु के राज्य की प्रकृतियों के बीच में मतभेद करना। यानी ए को बी राज्य के जो राजा, मंत्री, सेनापति, तो ये जो प्रकृतियां हैं, जो 7 प्रकृतियां हमने पढ़ी थी, उन प्रकृतियों के बीच में फूट डालनी चाहिए। जब कोई राज्य है, उसके राजा और मंत्रियों के बीच में अविश्वास है, राजा और सेनापति के बीच में फूट है, तो डेफिनेटली वह राज्य कमज़ोर हो जाएगा। और मनु का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य यही है कि विजिगीषु को, अपने शत्रु को कमज़ोर करना है, उसे शक्ति संतुलन अपने पक्ष में रखना है। अगला है, ये जो भेद है ये गुप्तचरों और दूत के माध्यम से किया जा सकता है। यानी कैसे कर सकते हैं? गुप्तचरों यानी जो स्पाई होते हैं, और दूत जो संदेश को एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ ले जाते हैं। तो गुप्तचरों और दूत के माध्यम से यह कार्य किया जा सकता है। वह कोई संदेश देकर किया जा सकता है, कोई अफवाह उड़ाकर किया जा सकता है, किसी जेस्चर से किया जा सकता है, कोई गतिविधि से किया जा सकता है, कैसे भी किया जा सकता है। चतुर्थ और अंतिम है दंड। इसका अर्थ है युद्ध। इसको अंतिम विकल्प के रूप में अन्य 3 विकल्पों और उनके मिश्रित उपायों के विफल होने की स्थिति में, यानी साम, दाम और भेद, ये तीनों फेल हो जाएं, तीनों के मिक्स फेल हो जाएं, उसी स्थिति में दंड यानी युद्ध का सहारा लेना है। लेकिन जब युद्ध का सहारा लिया जाए तब निशंक होकर युद्ध करना है। देखिए, प्राचीन भारतीय परंपरा में जो वॉर है
जैसे जस्ट वॉर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें वॉर हमेशा ही अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया गया है, अंतिम विकल्प रूप में अपनाने की वकालत की गई है। लेकिन जब एक बार युद्ध का आश्रय ले लिया गया है, युद्ध को अपना लिया गया है, तब युद्ध पवित्र हो जाता है और पूरी तन्मयता के साथ एकदम निशंक होकर युद्ध करने की वकालत भारतीय दर्शन में की गई है। मनु के अनुसार युद्ध में विजयी होने से राज्य लाभ और सामने लड़ते हुए मारे जाने पर स्वर्ग मिलता है। यानी युद्ध में अगर राज्य विजयी होता है तो उसे राज्य लाभ भी होता है और जो युद्ध में मारे जाते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। किंतु यदि निश्चित रूप से पराजय की आशंका हो तो युद्ध क्षेत्र से हटकर आत्मरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मरने पर कोई मनुष्य कोई कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। यानी वार अपने आप में अच्छाई नहीं है। ये नहीं है कि हमें हर परिस्थिति में युद्ध में उतर जाना चाहिए, भले ही हार हो या जीत हो। मनु वार को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिसीजन लेने की कहते हैं कि कोई भी विजिगीषु राज्य है उसको युद्ध तभी करना चाहिए जब उसकी जीत की आशंका ज़्यादा है, जीत की संभावना ज़्यादा है। जब अगर यह तय है कि हार होनी है तो उस स्थिति में युद्ध से हट कर के आत्मरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उस स्थिति में भी युद्ध करते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी और मनुष्य की मृत्यु हो जाने के उपरांत वह कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। पराजित राजा के साथ सहृदयता ही, देखिए ये तो युद्ध था, लेकिन युद्ध के उपरांत जो हारा हुआ राजा है उसके साथ सहृदयता का व्यवहार करना चाहिए। वहाँ के लोगों के धार्मिक जो रीति रिवाज परंपराएं हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। राजा को देश में उत्पन्न सुयोग्य व्यक्ति को वहाँ का राजा नियुक्त कर देना चाहिए और उसके साथ संधि कर उसे मित्र बना लेना चाहिए। युद्ध के उपरांत अगर आपने किसी राज्य को जीत लिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ आप तहस नहस कर डालें या उनकी भावनाओं का रिस्पेक्ट नहीं करें और पूर्णतया उसे अपने राज्य में विलय कर लें। ऐसा मनु ने वकालत नहीं की। मनु का जो उद्देश्य है वह यही है कि एक विजिगीषु राज्य है उसका अपना प्रभाव क्षेत्र उसे बढ़ाना है। तो इसलिए मनु कहते हैं कि उस स्थिति में वहाँ के ही कोई सुयोग्य व्यक्ति को राजा बनाकर उसे वहाँ राजा बना देना चाहिए और संधि करके उस राज्य को अपना मित्र बना लेना चाहिए। मनु कहते हैं कि राजा की उन्नति स्वर्ण और भूमि से इतनी नहीं होती जितनी कि भविष्य में दुर्बल राजा से सहायता प्राप्त होने की आशा से होती है। देखिए बहुत ही टैक्टिकल पॉइंट है कि युद्ध जीतने के बाद में मनु का जो राजा है वो उसे ऐसा करने का नहीं कहते कि आप उस जो पराजित राजा है उससे धन की वसूली करें या उसकी ज़मीन को, उसकी भूमि को अपने राज्य में शामिल कर लें, क्योंकि ऐसा करने से राज्य कोई ज़्यादा सुरक्षित नहीं होगा। उसे मित्र बढ़ाने चाहिए, उसे कमज़ोर राजाओं को यानी जिनको हमने जीता है उन राज्यों तक अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तृत करना चाहिए, क्योंकि ये जो हम दुर्बल राजाओं को जो मित्र बनाते हैं ये भविष्य में ज़्यादा काम आते हैं। तो ये 4 उपाय थे, साम दाम दंड भेद, जिनको सामान्यतः हम साम दाम दंड भेद बोलते हैं, लेकिन इनका जो क्रम रहता है वह साम दाम भेद दंड है। दंड है वह अंतिम विकल्प है और यह प्रथम 3 विकल्पों की विफलता या प्रथम 3 विकल्पों के मिश्रित रूप की विफलता के उपरांत अंतिम विकल्प के रूप में दंड यानी युद्ध का प्रावधान मनु ने किया है। और युद्ध भी सशर्त है, कुछ नियमों सिद्धांतों के अधीन है, उसके भी उद्देश्य निहित हैं। हर परिस्थिति में आंख बंद करके युद्ध करने का वकालत मनु नहीं करते हैं। अगला जो पिलर है परराष्ट्र संबंधों में वह है दूत व्यवस्था। दूत परराष्ट्र संबंध निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण है। मैत्रीपूर्ण और अमैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत सीमा तक निर्धारक दूत करता है। यानी 2 राष्ट्रों के बीच में जो संदेश का जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो दूत कहलाते हैं। और ये दूत हैं वो ये तय करते हैं कि 2 राज्यों के बीच में संबंध शत्रु वाले होंगे या मित्र वाले होंगे, क्योंकि बहुत कुछ ये एक तरीके से यूँ समझिए कि आज की जो आधुनिक राज्य व्यवस्था है जिसमें जो दूतावास होता है, जिसमें एम्बेसडर जैसे भारत का
दूतावास अमेरिका में स्थित है और वहाँ भारत के कुछ अधिकारी कार्य करते हैं। तो ये जो दूतावास जो आज के संबंध में कार्य करता है, उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण उस समय के दूत हैं, जो स्थायी रूप से भले ही वहाँ स्थित ना हो, लेकिन वो कोई देश क्या इच्छा रखता है, क्या मनसा रखता है, उसका दूसरे देश को लेकर के क्या कैलकुलेशन है, वह उसे क्या संदेश देना चाहता है, उस संदेश को कन्वे करते हैं दूत। मनु ने कहा दूत ही स्त्रु से मेल करा सकता है और स्त्रुओं के मध्य विग्रह करवा सकता है। यानी दूत है वो संदेश कन्वे करने की वजह से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संदेश कन्वे दूत की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। ये मनुस्मृति में दूत की योग्यताओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। जैसे उन्होंने कहा कि शास्त्रों का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, इंगित आकार और चेष्टा को जानने की क्षमता होनी चाहिए, शुद्ध हृदयता होनी चाहिए, चातुर्य एवं कुलीनता होनी चाहिए। कुलीन होना चाहिए, उच्च वर्ग का होना चाहिए। देखिए अक्रॉस द सेक्शन मनुस्मृति में अगर एक धागे की तरह अगर कोई चीज़ बुनी हुई है तो वह उसमें कुलीनता है। वह राज्य के किसी भी विशिष्ट काम को करने के लिए कुलीन वर्ग को ही मानते हैं। मनु वर्ण व्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा दृढ़ विश्वास रखते हैं और उन्होंने जो नीचे का तबका है उसको कोई भी इस टाइप का शासन का कार्य करने से वंचित किया है। यह उनकी एक तरीके से जातीय भेदता है जो आलोच्य है, उसकी बहुत आलोचना होती है, आलोचना होनी भी चाहिए। प्रबल ईमानदारी और राजा के प्रति गहरी निष्ठा होनी चाहिए। यानी दूत की ईमानदारी है वह अनकॉम्प्रोमाइजेबल होनी चाहिए, कोई भी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और राजा के प्रति गहरी निष्ठा होनी चाहिए। क्योंकि स्त्रु राज्य में जब प्रवेश करता है तो उसकी जान भी जा सकती है। किसी बात पर स्त्रु राज्य है वो उसे बुरा लगे तो दूत को, सामान्यतः दूत का रिस्पेक्ट किया जाता था, लेकिन फिर डिपेंड करता है कि राजा, सामने वाला जो राजा है वह कैसा है, वह दूत के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकता था, जिससे वह स्त्रु राज्य के किसी प्रलोभन का शिकार ना हो। यानी जो स्त्रु राज्य है वह दूत को लालच दे करके उसे अपने फेवर में कर सकता है, तो ऐसा दूत नहीं होना चाहिए। गुप्तचर दूसरे राज्य की व्यवस्था, उनकी शक्ति तथा दुर्बलताओं आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उसे राजा तक पहुंचाता है। दूत के क्या कार्य हैं ये हम देख रहे हैं। गुप्तचर अपने राज्य में किसी दूसरे राज्य का गुप्तचर तो नहीं है, उनकी गतिविधियों की सूचना देता है। गुप्तचरों का कार्य कठिन और बहुत कष्टप्रद होता है। तो ये जो गुप्तचर व्यवस्था थी, ये मॉडर्न स्टेट सिस्टम में अगर हम देखें तो जैसे भारत के संदर्भ में आईबी एंड रॉ, आईबी आंतरिक जो स्पाई सिस्टम है, यानी देश के अंदर जो संसूचना या इंटेलिजेंस का कार्य करता है वह करता है, और दूसरे देशों में भारत के लिए जो गुप्तचरी का कार्य करता है वह भारत की रॉ करती है। तो यह जो गुप्तचरी व्यवस्था है यह उस समय से भी राज्य की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है और उसका विस्तृत वर्णन मनुस्मृति में मिलता है। थैंक यू सो मच। आप गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे विषयों के वीडियोज़ आपको वहाँ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।